कहूँ तो नैतिक मूल्यों की शिक्षा का जो प्राचीन समय में हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति देखेंगे तो प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पुत्र भी आश्रम में जाते थे पढ़ने। उन्हें सभी बच्चों के समान लकड़ियाँ बीनने जाना पड़ता था, गुरुओं की सेवा करना जाना पड़ता, गुरु माँ की सेवा करते थे। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि गुरुकुल में किसी बच्चे ने डिप्रेशन में आत्महत्या की हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि शिक्षा पे इतना पैसा खर्च करने के बाद मैंने यहाँ तक देखा है कि IIT टॉपर बच्चा जब जीवन के क्षेत्र में उतरा और उसने देखा कि कहीं से उसका जीवन से संतुलन नहीं बन रहा है तो उसने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि उस बच्चे ने क्या पढ़ा था जो टॉप किया और क्या नहीं पढ़ा था जिससे उसने अपने जीवन को खो दिया। तो यहाँ हमें बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि जीवन में एक हार हो जाने से या कहीं किसी प्रतियोगिता में अनुत्तीर्ण हो जाने भर से आपका जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। तो हमारी शिक्षा में बहुत बड़ी मात्रा में एक बदलाव की आवश्यकता है और उसका जरिया है साहित्य। हम देखते हैं शिवाजी को कि शिवाजी यूं ही छत्रपति नहीं बने, राष्ट्र के नायक नहीं बने। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां बचपन से सुनाई हैं और इन कहानियों से तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि ये कहानियां सुन के व्यक्ति भूल जाता है, कहीं ना कहीं उसके अवचेतन में ये चीज़ें स्थायी रूप से बस जाती है। अफसोस का विषय है कि आज हमने इन रामायण, महाभारत, भगवद गीता या जो भी हैं पुरानी चीज़ें, इन्हें हमने धर्म से जोड़कर लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल में रखने की वस्तु मान लिया है, जबकि यथार्थ में ये जीवन शास्त्र थे, जीवन सीखने की कला, जीवन जीने की कला सिखाते थे। तो आज हमने इन्हें केवल धर्म के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है। इससे हमें शिक्षा लेनी थी, चाहे रामायण हो जो हमें सिखाती है कि हमें कैसा बनना है, पुत्र हो तो राम जैसा हो, भाई हो तो लक्ष्मण और भरत जैसा हो, माँ हो तो कौशल्या जैसी हो। इस तरह के जो चरित्र हैं वो गढ़े गए हैं, तो ये चरित्र हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। महाभारत हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। तो ये सब चीज़ें मैं चूँकि विवेकानंद जी को बहुत अपना आराध्य मानती हूँ, विवेकानंद जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पुस्तकों के साथ नर्क में भी रहना पड़े तो मैं खुशी खुशी रह लूँगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप तमाम ग्रंथ पढ़ें, उससे बेहतर है किसी एक ग्रंथ के 5 पात्रों को आप अपने आप में आत्मसात कर लें, आपका जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। तो ये है साहित्य का महत्व। तो हमें इस तरह के साहित्य को बदलने की आवश्यकता है। जैसे कि बाल साहित्य में ऐसा मैं मानती हूँ और कई बार मेरी बाल साहित्यकारों से इस बात को लेकर मतलब कहना चाहिए कि सामंजस्य नहीं बैठा है। मैं ये मानती हूँ कि आज बच्चों को परी कथा, चंदा मामा की कथा बताने की अपेक्षा वे यथार्थ में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप कहानियों में उन समस्या को उठाइए और उस समस्या का कहीं ना कहीं अंत में समाधान बताइए। तो बच्चे अपने आप उन कहानियों को पढ़ेंगे कि अरे ये तो हमारे मन की बात लिखी है और कहीं ना कहीं हमें इनकी इसमें अपनी समस्या का समाधान दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, स्कूल में मॉरल साइंस विषय रखा जाता है, वो केवल बच्चों की पुस्तकों का वजन बढ़ा रहा है। उसे मैंने कभी नहीं देखा कि स्कूल में नियमित रूप से मॉरल साइंस का कालखंड लगता हो, जबकि ये विषय इतना अहम है कि इसे व्यवहारिक शिक्षा में उतारने की बहुत आवश्यकता है। यदि शिक्षक क्या करते हैं, घर से ये मॉरल साइंस का पाठ पढ़ के लाना, उसके प्रश्न के उत्तर लिख के लाना, जबकि ये विषय कहीं से किताब का विषय नहीं है, ये व्यवहारिक शिक्षा का विषय है। क्यों कहा जाता था हमारे देश में, इतिहास प्राचीन समय में आप देखेंगे तो कहा जाता था कि जब माँ गर्भवती होती है तो उसे मूल्यपरक साहित्य पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? कहीं ना कहीं ये साहित्य अंदर गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। तो ये है साहित्य का प्रभाव। चूँकि समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कर रही हूँ। फिर है बच्चे में अनुकरण का गुण होता है। आप चाहेंगे कि हम उसे 2 थप्पड़ मार के सीधे रास्ते पे ले आए, उसे बता दें कि झूठ बोलना, तुमने झूठ बोला है तुम्हें ये दंड दिया जाता है। इसकी बजाय बच्चे अनुकरण में बहुत विश्वास रखते हैं। आप अपना चरित्र अपने आप ऐसा बनाइए कि बच्चे आपका अनुकरण करते हुए
एक सफल जीवन को प्राप्त करें। मैं ऐसा मानती हूँ कि परिवार, जैसा कि सर ने कहा, माँ प्रथम साहित्यकार है। सब कहते हैं कि परिवार जो है बच्चों की प्रथम शिक्षालय है। मैं कहती हूँ परिवार बच्चों का प्रथम प्रयोगशाला है। यहाँ से बच्चे प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो हमें इस प्रयोगशाला को इतना साफ सुथरा बनाना है कि बच्चों की मानसिक जो स्थिति है वो अपने आप सुदृढ़ बनेगी। दूसरा है कि जो चयन करते हैं पेरेंट्स, बहुत जगह माता पिता की भी गलती है कि वो जब भी बच्चों को शुरुआत करते हैं, मैं देखती हूँ अच्छे स्कूलों में जब उन्हें बच्चों का एडमिशन कराना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं से अप्रोच लगा के उन्होंने कहा कि फॉर्म मिलने में लेट हो जाएगा, तो रात से खड़े हो जाते हैं जाके लाइन में। क्यों? वो केवल ये देखते हैं कि किस स्कूल में हमारे बच्चे को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी और किस स्कूल में पढ़ के हमारा बच्चा ऊंचे पैकेज पे जाएगा। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जो संघर्ष है वही ऊर्जा उत्पन्न करता है। हम बच्चों को कहते हैं हथेली में सरसों उगा के देते हैं, तो वो बच्चों के जीवन को बाधित करता है। आप सबने तितली की कहानी पढ़ी होगी कि उसके अंडे को कोई देखता है कि तितली बड़ी संघर्ष करके निकलेगी, तो वो अंडे को फोड़ देते हैं कि तितली आसानी से निकल जाए। तब वो तितली बाहर निकल कर मरणासन्न हो जाती है, तो उसने कहा कि तुम्हें तो सुविधा दी थी कि तुम आराम से निकल सको, इसलिए हमने अंडा फोड़ा था। बोले नहीं, मैं अगर संघर्ष करके उस अंडे से निकलती तो मेरे जीवन को ऊर्जा मिलती, वो मुझे जीवित रखने के लिए प्रेरक होता। तो यही बात बच्चों के लिए भी आती है। दूसरी बात, हम आजकल देखते हैं कि बच्चों के आचार विचार व्यवहार और भाषा में अभद्रता आती जा रही है। तो ये अभद्रता का भाषा तो इतनी बिगड़ गई है बच्चों की, ना वो बेचारे हिंदी के रहे ना वो इंग्लिश के रहे। तो इन सब के लिए भी हमारे साहित्य पर काफ़ी सारी जिम्मेदारी आती है, साहित्यकारों पर बहुत जिम्मेदारी आती है कि वो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि माता पिता और गुरु एक किसान की भूमिका में रहते हैं कि जिस तरह किसान अपने बीज को बीज की देखभाल करता है, उसको पुष्पित पल्लवित करता है, खाद पानी देता है, तब जाकर उसकी अच्छी फसल उगती है। उसी तरह माता पिता और गुरु अपने बच्चे को अगर अच्छे आचार विचार व्यवहार संस्कार देंगे, तभी वो बच्चा देश का श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। नैतिक मूल्य बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है? आप देखेंगे अगर हमारे सामने दो तरह के बच्चे आते हैं, तो एक बच्चा कुछ अपराधी प्रवृत्ति का, एक नैतिक मूल्य परक बच्चा है, आपको अपने आप उसके चेहरे के भाव दिखाई दे जाएंगे। जो नैतिक चरित्रवान बच्चा होता है उसके चेहरे पर आत्मविश्वास अलग झलकता है। ऐसे बच्चे समाज की जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उस ओर जाने से डरते हैं, क्योंकि उनके मन में एक समाज का भय होता है कि नहीं भाई, हम समाज में रहते हैं, समाज में हमारा सम्मान है, अगर मैं कुछ गलत काम करूँगा तो मेरे परिवार का और मेरा अपमान होगा। वही माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को, आज हम शिकायत तो बहुत करते हैं कि बच्चा दिन भर टेलीविजन में लगा रहता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, तो इसके लिए दायित्व माता पिता का बनता है कि वे अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देकर के उनका स्क्रीन टाइम कम करें। बच्चों को साथ में कहीं बाहर घुमाने ले जाएं, बच्चों को मेला दिखाने ले जाएं, जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे परिचित कराएं, बच्चों के साथ कभी कभी फिल्म देखें, उस पर चर्चा करें। तो इस तरह एक आत्मीय संबंध भी बच्चों के बीच बनेगा पेरेंट्स का। तो ये सब चीज़ें हैं कि बच्चों को मैं ये मानती हूँ कि बच्चे कहीं से भी दोषी नहीं हैं। दोषी है माता पिता, दोषी है परिवार, वो समाज और हमारी शिक्षा व्यवस्था। अगर इन सब में सुधार किया जाए तो बच्चे अपने आप फिर से हमें महाराणा प्रताप, विवेकानंद जैसे चरित्रवान लोग मिलेंगे। और इन सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ श्रेष्ठ साहित्य रचा जाए। और इस समय साहित्यकारों के लिए एक चुनौती का विषय है कि वे साहित्य तो रचे, लेकिन वो केवल सकारात्मकता की दृष्टि से काल्पनिक साहित्य न हो, वो यथार्थ से जुड़ा हुआ हो। और कहीं न कहीं उस साहित्य का समापन हम इस तरह करें कि कहीं किसी को निराशा भी दिख रही है तो एक आशा की किरण दिखाई दे कि हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है, इस तरह भी हम सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत आपने अपने सुंदर प्रस्तुति की और